वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 9। रोज और डिन से विदा लेने के बाद कैथरीन सिक्योरिटी के साथ एक सेफ लोकेशन की तरफ जा रही थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी कार अचानक रुक गई। कैथरीन ने हैरानी से पूछा कि क्या हुआ, तो ड्राइवर ने बताया कि रास्ता ब्लॉक है, आगे एक कार खड़ी है। वटित तुरंत अलर्ट हो गया। उसने कहा कि किसी को चेक करने भेजो और सब सावधान रहो। कैथरीन की सिक्योरिटी डिटेल भरोसेमंद ऑफिसर्स के साथ अच्छी तरह से प्लान की गई थी, लेकिन अगर मिशन की खबर पहले से किसी को थी, तो ये साफ था कि अंदर कोई ट्रेटर है, और यही सबसे बड़ा खतरा था। अचानक गोली चलने की जोरदार आवाज गूंजी। वटित चौंक गया और उसने तुरंत चेतावनी दी कि उन पर हमला हो गया है। प्रिंसेस को सख्त हिदायत दी गई कि वो नीचे ना उतरे। वटित ने कहा कि वो एक टीम भेज रहा है जो उन्हें ऑल्टरनेट रूट से ले जाएगी। पहली गोली चलते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एक तरफ वो थे जो प्रिंसेस को मारना चाहते थे, और दूसरी तरफ अंडरकवर ऑफिसर्स जो हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। वटित ने तुरंत कमांड दी, लेकिन रास्ता बदलना मुमकिन नहीं था। वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। उसने कहा कि जितना हो सके अटैकर्स को रोको, फिर प्रिंसेस से बोला कि वो उसके साथ चले। कैथरीन ने कंफ्यूजन का फायदा उठाया और वटित के पीछे दौड़ पड़ी। दोनों जंगल की तरफ भागे, जहां ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं, और रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। पीछे से कदमों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। वटित ने एक पल रुककर कहा कि प्रिंसेस आगे भागे और वो अटैकर्स का ध्यान भटकाएगा। कैथरीन कुछ कह पाती, उससे पहले फिर से गोली चली। वटित की बात मानकर वो बिना देखे झाड़ियों की तरफ भागी, दुआ करती हुई कि वटित सुरक्षित रहे। भागते हुए उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब उसने वेयो से झूठ बोला था और उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। तब उसे लगा था कि ये फैसला सही है, लेकिन अब जब वो अकेली भाग रही थी, उसे अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। भागते भागते वो एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां आगे कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, बस बहुत हुआ प्रिंसेस, अब गेम ओवर। कैथरीन ने अपने डर को काबू में रखते हुए शांत लहजे में कहा कि उसकी उस आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक अटैकर उसके सामने आ खड़ा हुआ, बंदूक ताने हुए। उसने कहा कि जिससे उसकी दुश्मनी है, उसी के कहने पर वो उसे खत्म करने आया है। कैथरीन ने फौरन पूछा कि ग्रेस या हेनरी में से कौन? अटैकर हंस पड़ा और बोला कि मौत को जिंदा लोगों के नाम याद नहीं रहते। फिर बोला कि अफसोस है कि इतनी यंग एज में मरना पड़ेगा, लेकिन प्लीज दुखी मत होइए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैथरीन की पीठ एक पेड़ से लग गई। तभी एक और गोली चली और एक पल में सब कुछ बदल गया। वो आदमी जो प्रिंसेस को मारने वाला था, वहीं गिर पड़ा। कैथरीन के सामने अब एक नई परछाई थी, उस इंसान की जिसने गोली चलाई थी। उसने कामली बस इतना कहा कि अब आप सेफ हैं, और वो इंसान कोई और नहीं, वेयो थी, जिसने बिल्कुल सही वक्त पर आकर कैथरीन की जान बचाई। वेयो के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे उसे सिर्फ अपना काम करने का आदेश मिला हो, न कि कोई फीलिंग एक्सप्रेस करने की इजाजत। वो प्रिंसेस के पास नहीं गई, कोई इंजरी चेक नहीं की, बस थोड़ी दूरी पर खड़ी रही, डिसिप्लिन में और अपनी लिमिट में। लेकिन अब बाउंड्रीज तोड़ने का फैसला खुद प्रिंसेस कैथरीन ने किया। डर से कांपती हुई वो दौड़कर वेयो से लिपट गई। वेयो पूरी तरह से जड़ बनकर खड़ी रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने प्रिंसेस को वैसे ही गले लगे रहने दिया जब तक वो थोड़ा शांत नहीं हो गई, जैसे मानो उस वक्त प्रिंसेस को सिर्फ उसी का सहारा चाहिए हो। वेयो ने न तो बाहें उठाई, न गले लगने का जवाब दिया, और न कोई दिलासा दिया, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन उस पल में वो कुछ नहीं कर पा रही थी, बस खुद को कंट्रोल किए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद कैथरीन ने खुद को संभाला और अचानक पीछे हटते हुए बोली कि वो माफी चाहती है। उसे एहसास हो गया था कि वो इमोशन में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गई थी। वेयो के चेहरे पर डिस्कम्फर्ट देख कैथरीन ने फिर से माफी मांगी। वेयो ने शांत लहजे में कहा कि चिंता मत कीजिए, शायद आप बहुत डर गई थी, इसलिए गलती से उसे गले लगा लिया। कैथरीन ने धीरे से जवाब दिया कि वो सिर्फ उस बात के लिए माफी नहीं मांग रही। वेयो ने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब? कैथरीन की आंखों में अब गिल्ट था। उसने कहा कि वो अपने झूठ के लिए भी माफी मांग रही है। वेयो ने पूछा, कौन सा झूठ मिस ब्लू? कैथरीन ने धीमे से कहा, वो झूठ जो मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जैसे ही वेयो ने खुद को थोड़ा संभाला, उसकी आवाज में फिर से वही अथॉरिटी लौट आई। हालात को देखते हुए उसने तुरंत फैसला लिया
कि अब कैथरीन को यहाँ से ले जाना जरूरी है। उसे नहीं पता था कि और कितने क्रिमिनल्स उनके पीछे हैं। इससे पहले कि हालत और बिगड़े, उन्हें यहाँ से निकलना था। चलते वक्त वेयो ने कैथरीन से पूछा कि कहीं उसे पैर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। प्रिंसेस ने थोड़ा संकोच करते हुए बताया कि दर्द तो है, शायद भागते वक्त चोट लग गई थी। ये सुनकर वेयो ने तुरंत मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कैथरीन ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया ताकि चलने में आसानी हो। अब उनका एक ही मकसद था, इस फॉरेस्ट से किसी भी तरह बाहर निकलना। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वेयो तुरंत सतर्क हो गई और कैथरीन को छिप जाने को कहा। पहले प्रिंसेस ने मना किया, लेकिन वेयो ने उसे समझाया कि उस पर भरोसा रखे। कैथरीन झुककर एक बड़े पेड़ के पीछे बैठ गई, जबकि वेयो ने अपनी गन को कसकर पकड़ा और ग्रास में होती हलचल की डायरेक्शन में एम कर लिया। कुछ ही पलों में सामने जो चेहरा आया, वो देखकर वेयो रिलैक्स हो गई। वो उसके डैड थे। वटित ने पूछा कि क्या प्रिंसेस सेफ है। वेयो ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया कि ब्लू बिल्कुल सुरक्षित है और अपनी गन नीचे कर दी। प्रिंसेस यह देखकर बहुत खुश हुई कि वटित सही सलामत है। वटित ने तुरंत प्रिंसेस से माफी मांगी और कहा कि उसने उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में लिया था। फिर भी वो खतरे में पड़ गई, लेकिन प्रिंसेस ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि ये उनकी गलती नहीं थी और उन्हें पता है कि वटित ने उसकी सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश की। अपने हाई स्टेटस के बावजूद प्रिंसेस ने वटित को ब्लेम नहीं किया, जबकि वो खुद को दोषी मान रहे थे। सच तो ये था कि अगर वटित ना होते तो कैथरीन शायद उस अटैक से बच नहीं पाती और वेयो से दोबारा मिलना भी मुमकिन नहीं होता। इसके बाद वेयो ने अपने पापा से पूछा कि क्या अब उन्हें यकीन हो गया कि जो कुछ ब्लू के साथ हुआ वो लीगल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मैडलिन के लोग पहले ही सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं और हर बात लीक कर रहे थे। वटित ने वेयो को भरोसा दिलाया कि अब उन्हें उसकी बात पर यकीन हो चुका है। कम से कम इस हादसे ने ये तो साफ कर दिया कि मामला अब किसी लीगल प्रोसेस से बाहर जा चुका है। भले ही प्रिंसेस ने वेयो की प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया था, लेकिन वेयो को तब भी उसकी सेफ्टी की चिंता थी। इसलिए वो चुपचाप फार्म से निकलते वक्त उसे दूर से ऑब्जर्व करती रही। जब अटैक हुआ, वेयो ने थोड़ी दूरी से देखा कि प्रिंसेस और उसके पापा जंगल की ओर भागे, तो उसने बिना सोचे उनके पीछे दौड़ लगा दी। जब वटित ने वेयो को देखा, तो उन्होंने उसे रोका और कहा कि वो आगे जाकर जंगल में प्रिंसेस की मदद करे और देखे कि वो सेफ है। वटित ने कहा कि वो वेयो का फैसला एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनकर वेयो ने उन्हें गले लगा लिया। उसके लिए ये रेयर था कि वो इतना ओपनली अफेक्शन दिखाए। उसने अपने पापा का शुक्रिया अदा किया, उसके फैसले को समझने और सपोर्ट करने के लिए। वटित ने कहा कि प्रिंसेस को यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि बाकी लोग उसे ढूंढ लें। जाने से पहले वेयो ने अपने पापा से कहा कि वो अपना और मॉम का ध्यान रखे। फिर वो प्रिंसेस के साथ वहां से निकल गई, इस सुकून के साथ कि अब उसके पास अपने पापा का भरोसा और साथ है। कुछ देर बाद एक ऑफिसर ने वटित को बताया कि एक घायल क्रिमिनल पकड़ा गया है, 2 मारे गए और बाकी भाग निकले हैं। हमारे कुछ ऑफिसर्स भी घायल हैं और एम्बुलेंस का इंतजार हो रहा है। वटित ने तुरंत हॉस्पिटल में रीइंफोर्समेंट्स भेजने का ऑर्डर दिया और कहा कि पकड़े गए अटैकर्स को किसी भी हालत में भागने मत देना। ऑफिसर ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन बताया कि तलाशी के बाद भी प्रिंसेस नहीं मिली। वटित ने सर्च बंद करने का ऑर्डर दिया। ऑफिसर ने कहा कि अगर प्रिंसेस आज रात तक नहीं मिली तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सुपीरियर वटित ने सख्ती से कहा कि जैसा कहा गया है वैसा करो। उनके इस फैसले को सबने पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन जूनियर होने के नाते उनका फर्ज था कि वो आदेश का पालन करे। सीन चेंज होता है। कैथरीन ने वेयो से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। वटित की मदद से वो लोग चियांगराई से काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन अभी तक मंजिल नजर नहीं आई थी। सफर लंबा होता जा रहा था। रास्ते में चलते हुए वेयो ने पूछा कि क्या कैथरीन ने कभी सी देखा है। प्रिंसेस ने बताया कि मैडलिन कंट्री में सी कोस्ट है। ये सुनकर वेयो ने अंदाजा लगाया कि फिर शायद थाईलैंड के सी को लेकर उसे उतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी, लेकिन कैथरीन ने सॉफ्टली जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। उसे लगता है कि थाईलैंड का सी एक्सपीरियंस कुछ नया और अलग होगा। हालात अलग होते तो शायद ये सफर कुछ और ही होता। कैथरीन थाईलैंड की नेचर और खूबसूरती को एंजॉय कर सकती थी, क्योंकि ये उसका पहला विजिट था। लेकिन इन हालातों में वो बस भाग रही थी, ये जाने बिना कि ये सब कब खत्म होगा। वेयो ने बताया कि ये जगह हुआ हिन कहलाती है,
जहां उसकी एक और कजिन का घर है। कैथरीन को यह सुनकर हैरानी नहीं हुई। उसने बताया कि जब वो लोग चियांगराई में थे, तब रोज ने उस कजिन के बारे में जिक्र किया था। वेयो ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या अब रोज उसकी नई फ्रेंड बन गई है, और जानना चाहा कि उसे और क्या-क्या पता है। कैथरीन ने बिना रुके बताना शुरू किया। उसने वेयो की कजिन्स के साथ एक फोटो देखी थी। दिन से वो मिल चुकी थी और उसे लगा था कि नाम से भी मुलाकात होगी। फिर उसने बताया कि उसने फाई के बारे में भी सुना है। वेयो ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा कि उनके ग्रैंडफादर ने डीन, नाम, वेयो और फाई सबके नाम आपस में मिलते-जुलते ही रखे थे। वेयो की नजर अचानक कैथरीन के थॉटफुल चेहरे पर गई। उसका मन किया कि वो थोड़ी देर और प्रिंसेस का चेहरा निहारती रहे, लेकिन फिर उसे खुद को रोकना पड़ा। शायद अप्रोप्रिएटनेस याद आ गई थी, हालांकि उसका दिल कुछ और कह रहा था। थोड़ी देर बाद वेयो ने कैथरीन से उसके भाई और पिता के बारे में पूछा। प्रिंसेस ने बताया कि उसके भाई का नाम केरल de लेना है। जब वेयो ने कैरल के नाम का सही मतलब गेस किया, तो प्रिंसेस एकदम एक्साइटेड हो गई और प्लेफुल अंदाज में कहा, अब मेरे नाम का मतलब भी गेस करो। वो जानना चाहती थी कि वो उसके नाम के बारे में क्या सोचती है। वेयो ने स्माइल के साथ अंदाजा लगाया। कैथरीन का मतलब शायद स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट और एलिगेंट होगा। ये सुनकर प्रिंसेस हंस पड़ी और कहा कि अच्छा ट्राई था, लेकिन वो तो आइरिस फ्लावर का मीनिंग है। फिर उसने बताया कि कैथरीन का असली मतलब होता है प्योर, और उसके पापा किंग आर्थर ने ये नाम इसलिए चुना था ताकि वो एक प्योर दिल वाली लड़की बने, जस्टिस के रास्ते पर चले और मैडलिन के सिटीजन्स के लिए काइंड रहे। वेयो ने मन ही मन सोचा, इससे साफ था कि कैथरीन के पापा कितने थॉटफुल और वाइज थे। उन्होंने एक ऐसा नाम चुना जो प्रिंसेस की इनर और आउटर ब्यूटी दोनों को रिप्रेजेंट करता था। इसके बाद वेयो ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसके नाम का मतलब होता है विंड। दोनों यूं ही बेफिक्र होकर सफर के दौरान छोटी मोटी बातें करते रहे। उस पल ऐसा लगा जैसे हवा उन्हें किसी अनजानी मंजिल की ओर बहा ले जा रही हो।